पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए मंडल आयुक्त गोरखपुर के जयंत नरलिकर जी हमारे साथ हैं। जयंत जी, बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में आपका। सबसे पहला सवाल तो यह है कि सीएम क्या ये कर्म स्थल है, यहाँ पर कानून व्यवस्था बनाए रखना, बेहतर देना, क्योंकि सरकार की नजरें इस पर टिकी रहती हैं, कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? धन्यवाद। सबसे पहले मुझे आपसे इंटरेक्ट करने के लिए जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। वाकई में बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे कि आप जानते हैं कि गोरखपुर कमिश्नर गोरखपुर मंडल में 4 जनपद हैं और हमारी सीमा जो है वो बिहार राज्य के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी इस मंडल में है, करीब 90 किलोमीटर की, जो कि नेपाल के साथ में है। पूर्वांचल का ये एक बहुत इम्पोर्टेंट अंचल है और इसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना करीब 1.25 करोड़ की पॉपुलेशन एक चुनौती भरा कार्य है। और जैसा कि विगत 1 वर्ष में जो चीजें हुई हैं, जैसा घटनाक्रम रहा है, कोविड का संक्रमण रहा है, उसके वजह से चुनौतियां और बढ़ी हैं। ऐसे में देखिए, कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर। कोरोना की वजह से बड़ा बेरोजगार लोग हो गए, कारोबार जो था उसमें भी फर्क पड़ा। तो ऐसे में अपराध के ऊपर क्या अपराध बढ़ा, क्या अपराध की तरफ युवा बढ़े? प्रशासन के सामने इन परिस्थितियों को मुकाबला करने के लिए क्या मुश्किलें सामने आई? देखिए, कहावत आपकी ठीक है, लेकिन उस कहावत को हमने यहाँ चरितार्थ होने नहीं दिया है और उसका कारण हमारी मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में हमने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी पुलिस पर ही भरोसा नहीं किया है। उस तरफ हमारे बड़े क्लियर निर्देश रहे हैं। हमारा 0 टॉलरेंस है किसी भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम मेकर के लिए। गुंडा एक्ट हो, गैंगस्टर एक्ट हो और जितनी निरोधात्मक कार्रवाई हो, एनएसए हो, हमने उसका भरपूर यूज किया है पिछले 1 वर्ष में। और यदि आप 2015-16 के आंकड़े उठाएं और अब आप 2019-20 और 20-21 के आंकड़े उठाएं तो लॉ एंड ऑर्डर में आपको कोई ऐसा फील्ड नहीं दिखेगा जिसमें हमने बहुत अच्छा काम नहीं किया हो। और उस कार्य में शासन की तरफ से बहुत क्लियर डायरेक्शन मिले। शासन की तरफ से जो हमें एक मनोबल बढ़ाने के लिए एक लोकल लेवल पर ऑटोनॉमी है और उस दिशा निर्देश के क्रम में हम लोगों ने पूरी मशीनरी, पूरी टीम में काम किया और जनता का भरपूर सहयोग हमें मिला है। बट उसके साथ हमने पहला लॉकडाउन का जब रिलैक्सेशन 20 मई को शुरू हुआ, तभी से हमने अपनी विकास की सारी गतिविधियों को कोविड के संक्रमण से बचाव हेतु जो नीति निर्देशना थे उसका अच्छा सा पालन करते हुए आरंभ की। मुझे ऐसा गोरखपुर कमिश्नरी पूरे देश में एक ऐसा कमिश्नरी होगा जहां पर हमने विकास की गति 20 मई से ही आरंभ कर दी और हमने प्रयास किया कि जितनी सरकारी योजनाएं और सरकार की निर्माणाधीन स्कीम थी उसमें हम ज्यादा से ज्यादा जोर से काम करें, जिससे कि जो लोग बाहर से लौटे थे, हमारे प्रवासी भाइयों, उनको वहां पर काम मिल सके। और उसमें काफी अच्छा हमें सहयोग उद्यमियों से, हमारे जो भी निर्माणाधीन योजनाओं से जड़ित विभाग, उनके विभागीय अधिकारी, उनकी जो सारे कॉन्ट्रैक्टर फर्म से, सबसे मिला। और मुझे लगता है ये मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच, जहां पर हमने लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को फ्री हैंड देते हुए उनको नीति निर्देशना जो भी लॉ एंड ऑर्डर के गृह विभाग के थे उसका पालन करना हमने सुनिश्चित कराया और उसके साथ साथ हमने विकास की गति को तेजी से आगे बढ़ाया 20 मई के बाद। और मुझे लगता है उसकी वजह से हम सक्षम हो पाए हैं कि शांति व्यवस्था जो है आज हमारी मेंटेन। लेकिन जयंत जी, लॉकडाउन के दौरान कोरोना काल में सबसे बड़ी मुश्किलें प्रशासन के सामने क्या थी? किससे आप बड़ा 2-4 आपको होना पड़ा? देखिए, गोरखपुर मंडल का मुख्यालय गोरखपुर जनपद है। गोरखपुर जनपद की पॉपुलेशन करीब 60 लाख है और गोरखपुर जनपद में सिर्फ गोरखपुर जनपद और मंडल के लिए नहीं, बल्कि मुझे लगता है पूर्वांचल के कम से कम 12 से 15 जिलों के लिए बहुत कार्य किया है। यहाँ का रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, जैसा कि आपको मालूम है जी। और कम से कम 5 लाख से 6 लाख के बीच में प्रवासी लोगों को यहाँ पर हमने उतारा है, एयरपोर्ट पर उतारा है और उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के कड़े निर्देश के क्रम में हमने उनके घर बसों से सुरक्षित पहुंचा गया है। और मैं कहना चाहूंगा कि उसकी एक छोटी सी कीमत जरूर हमने चुकाई है। गोरखपुर जिले में संक्रमण काफी हुआ 2-3 महीनों में, लेकिन
पूरा एक टीम भावना से उत्तर प्रदेश सरकार के जो भी निर्देश स्वास्थ्य विभाग के हमें प्राप्त हुए, हमने उनको एग्जीक्यूट किया। और जहां हमारी यदि आप व्यवस्थाएं देखें, मार्च माह में हमारे पास 2 से 5 बेड थे कोविड को टैकल करने के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में। हम अक्टूबर माह में उसकी संख्या लेवल 3 के बेडों को सम्मिलित करते हुए कम से कम 1200-1300 बेड ले गए थे। और इसी का कारण, इसी का प्रभाव है कि हमने 40,000 लोगों को इस मंडल के चारों जनपदों में 40,000 लोगों को ठीक करके उनके घर वापस भेजा है। और हमारी जो मृत्यु है, मृत्यु दर भी एवरेज यदि नेशनल आप मृत्यु दर लें उससे काफी कम रही है। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग और सभी विभागों और जिला प्रशासन ने बहुत बखूबी अपनी भूमिका जन सहयोग के माध्यम से निभाई। लेकिन जयंत जी, जिस तरह से कोरोना काल चल रहा था, एक बड़ा प्रशासनिक अमला जो अधिकारी होते हैं उनके सामने तो बड़ा मुश्किल है, 2-4 उनको होना पड़ता है सारी चीज़ें। लेकिन क्या अभी भी प्रशासन को इस तरह का डर लगा रहता है? जैसे महाराष्ट्र में हम कई जगह देख रहे हैं, गुजरात में, कई राज्यों में कोरोना फिर से वापस आ रहा है, तो उसको लेकर भी क्या आप अपनी रणनीति बनाते रहते हैं, बातचीत करते रहते बैठक कि अगर कोरोना फिर से वापस आया तो क्या कुछ करेंगे, या फिर से लोगों को हिदायत दी जा रही है प्रशासन की तरफ से अभी कोरोना खतरा टला नहीं है, कम हुआ है, अभी आप सतर्क रहिए, मास्क को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, इसको लेकर क्या अभी भी जागरूक अभियान चलाया जा रहा है, प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा है? तो कैसे, इस दिशा में कैसे काम कर रहे हैं आप लोग? देखिए, इसमें मुझे लगता है जब आप नींव और जड़ों से जुड़े हुए कार्य करते हैं तो बिल्डिंग ऊपर की आपकी स्थिर और मजबूत रहती है। और हम लोगों ने यही प्रयास इस मंडल में करने का प्रयास किया है कि हमारे जो भी नींव से जुड़े कार्य हैं, जो जड़ों से जुड़े कार्य हैं कोविड संक्रमण से बचाव के लिए, हम वो करें। जहां तक अवेयरनेस कैंपेन की बात है, हमने पूरे जिले में जगह जगह पीए सिस्टम के थ्रू अवेयरनेस ड्राइव चलाई है। हमने सभी विभागों और स्पेशली शिक्षा विभाग को भी उसमें सम्मिलित किया है और उसमें बड़ा भरपूर सहयोग हमें एनजीओ का और लोगों का मिला है। और उसके साथ साथ जब से कोविड टीकाकरण हमारा 16 जनवरी से शुरू हुआ है, हमने एक फेज को, फर्स्ट फेज वो हेल्थ केयर वर्कर्स का था, दूसरा फेज हमारा फ्रंटलाइन वर्कर्स का था, और हमने दोनों फेज में लगभग 90% के आसपास टीकाकरण किया है। 90% टीकाकरण काफी अच्छा टीकाकरण का प्रतिशत है। और आज से जब हमने तीसरा फेज शुरू किया है, हमने अपने प्लानिंग में कम्युनिकेशन को बहुत जोर दिया है। आज यदि किसी का ए साइट पर वैक्सीनेशन होना है, उसको समय से उसके विभाग को, विभागीय मुखिया को, मंडल स्तर के, जनपद स्तर के और उस कार्मिक को पता हो जाना चाहिए 48 घंटे पूर्व। ये हमने प्रयास किया और इसकी हम 90% वैक्सीनेशन करा पाए। और मुझे लगता है वैक्सीनेशन की वजह से जो एंटीबॉडीज बॉडी में क्रिएट होंगी, उससे इस चेन को तोड़ने में हमें कामयाबी मिलेगी। कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों वैक्सीन हम यूज कर रहे हैं, कोल्ड चेन भी प्रॉपर्ली मेंटेन हो रहे हैं, तो दोनों हमारा जोर रहेगा। एक हमारा अवेयरनेस ड्राइव चलती रहेगी और उसके पीछे हमारा जो स्ट्रक्चर, हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है कोविड पेशेंट के लिए, उसको हम AEFI के लिए भी यूज करेंगे। और दूसरी तरफ हम वैक्सीनेशन ठीक से करेंगे, समय जैसे हमें निर्देश मिलेंगे समयबद्ध तरीके से करेंगे। यानी कि अब जो है जयंत जी, पूरा फोकस प्रशासन का अब टीकाकरण के ऊपर है कि आम लोगों तक, जन जन तक टीकाकरण जैसे जैसे बन रहे हैं, स्टेज वर्ग बन रहे हैं, वहां तक पहुंचाएं, सफलतापूर्वक लगवाएं, लोगों को जागरूक करें, इसके फायदे गिनाएं। जी बिल्कुल। सो वैक्सीनेशन, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि वैक्सीनेशन जब हमारा जोर है और हमारे चारों जनपदों में हमने करीब 85 से 90% टारगेट के अगेंस्ट अचीव किया है। भरपूर हमारे पास वैक्सीनेशन की सप्लाई है, कोल्ड चेन मेंटेन हो रही है। और मैं आपके माध्यम से भी सभी को अनुरोध करना चाहूंगा कि जब जिसकी बारी हो उसको सूचित किया जाएगा विभिन्न माध्यमों से, और वो सभी उसी यथास्थान पर जाके अपना टीकाकरण लगाएं। और इस बारे में किसी भी भ्रांति के में ना आए। माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर सभी लोगों ने इसको बात को कहा है और हम लोगों ने यहाँ पर सारे अधिकारियों ने एक साथ टीकाकरण कराया है और बिल्कुल सेफ है। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अंतर्गत ये किया जा रहा है और मैं आह्वान करता हूँ सभी लोगों का कि वो अपने समय के बारी से आके अपने टीकाकरण को लगाएं। लेकिन जयंत जी, टीकाकरण चल रहा है, अभी जो है जो इस अभियान से जुड़े हुए लोग हैं उनको लगाया जा रहा है, इसके बाद आम जनता को भी अब इजाज़त मिल गई, जो 45 साल से ऊपर बीमार हैं, 60 साल के ऊपर जो बुजुर्ग हैं उनको लगाया जा रहा है। लेकिन आपको लग रहा है कि जब आम लोगों को लगाया जाएगा तब कितनी बड़ी चुनौती होगी उनको समझाना, क्योंकि हमारे यहाँ जो है अफवाहें बहुत उड़ती हैं। पल्स पोलियो अभियान हो, टीका चेचक का अभियान हो, इन तमाम तरह के जो अभियान चलाए गए
बहुत ज़्यादा जो है वो अफवाहें उड़ाई गई हैं। इससे निपटने के लिए भी आपको कमर कसना पड़ेगी और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। कितनी बड़ी मुश्किल है आपके सामने ये, जब हमारे देश में इतनी ज़्यादा जनसंख्या है और उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही ज़्यादा चुनौती है। हम लोग की कार्यप्रणाली जो है वो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स की है। हम कार्य करके लोगों की भ्रांतियों को और लोगों की जो मिथ्या प्रचार का जवाब देने का प्रयास करते हैं। 5 तारीख को जब लास्ट मंथ की 5 तारीख को जब फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए ये खोला गया था टीकाकरण, उसमें हम लोगों ने एडीजी जोन, आईजी, मैं खुद, एसएसपी, डीएम, हम 5-6 लोग जो भी अधिकारीगण थे मुख्यालय पर, हम लोगों ने खुद जाके टीकाकरण किया, जिससे कि लोगों को ये पता चल सके कि ये बिल्कुल सेफ है। और उसके साथ साथ यदि AEFI, जिसे आफ्टर इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कहते हैं, यदि आप मंडल में AEFI के केसेस देखें तो कोई भी सीरियस केस आज तक नहीं आया है, जबकि हम इसको करीब 16 जनवरी से हम इस टीकाकरण को चला रहे हैं। और ये प्रूव करता है कि टीकाकरण बहुत अच्छे तरह से हो रहा है। जैसे जैसे टीकाकरण का आज यदि आप देखें कि आज जो तीसरा फेज शुरू हुआ है उसमें हम 60 साल के ऊपर के लोगों को, और धीरे से इसमें कोमॉर्बिड 45 to 60 के बीच भी आएंगे, उनको हमने लिया है। तो ये कॉमन मैन के लिए आज खुल चुका है। और जैसे जैसे टीकाकरण लोग देखेंगे कि ये सेफ है, उनके बगल में कोई 60 साल का वृद्ध पुरुष है, उसको टीकाकरण के बाद में उसको कोई परेशानी नहीं हुई है। हमारे कंट्रोल रूम काम कर रहे हैं, ICCC काम कर रहा है, इमरजेंसी सेंटर हमारा मेडिकल कॉलेज में है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बेड आरक्षित हैं, इसीलिए हम आधा घंटे वैक्सीनेशन के बाद लोगों को रुकते हैं। उसके बाद लोगों का विश्वास अपने आप इस प्रक्रिया में आ रहा है, और इसीलिए ये प्रतिशत जो है टारगेट अचीवमेंट हमारा 85 से 90%। देखो, हम उम्मीद करते हैं कि जो आपने चीज़ें बताई, समझाई, संदेश पहुंचा, वो आम लोग भी उसको फॉलो करेंगे। और बड़ी इसमें TV 100 भी अपील करता है, और बड़ी इसमें जो है इस कार्यक्रम के जरिए सहयोग उस प्रशासन को मिलेगा। लेकिन एक बात बताइए जैन, टीका अगर हम कोरोना को छोड़ें, टीकाकरण इस पर हमारी बातचीत हो चुकी है, अपराध को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासनिक अमले के सामने कितनी बड़ी चुनौती होती है इसको कंट्रोल करना। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर अपराध का बोलबाला रहा है, अपराधी जहां बेखौफ रहते हैं, जहां राजनीतिक संरक्षण मिलता है, जहां ताकत का संरक्षण मिलता है, जहां प्रशासन का संरक्षण मिलता है, वहां मुझे लगता है कि यदि टीम वर्क में हम कारगर कार्रवाई करें और समय रहते कार्रवाई करें, और हमारा जो इंटेलिजेंस सिस्टम है, इंटेलिजेंस सिस्टम सिर्फ पुलिस का नहीं, हमें राजस्व से भी और लोगों से भी फीडबैक मिलता है। यदि हम उस पर नजर रखें तो कानून व्यवस्था को मेंटेन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। हमारे जो एक्शन है बहुत क्लियर होने चाहिए, वो क्लियर होने चाहिए, और जीरो टॉलरेंस यदि लोगों को दिखता है बड़े अपराधियों के अगेंस्ट टॉप 10 की स्कीम, जो टॉप 10 की जो थाने वाइज और जनपद वाइज सीएम साहब ने स्कीम की थी कि जो टॉप 10 अपराधियों के अगेंस्ट कार्रवाई की जाए, जब टॉप के अगेंस्ट कार्रवाई होती है तो नीचे संदेश बहुत क्लियर जाता है। तो माफिया के अगेंस्ट कार्रवाई, टॉप 10 अपराधियों के अगेंस्ट कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट लगाना, प्रॉपर्टी अटैच करना, संपत्ति अटैच करना, कई जगह पर संपत्ति का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, और गुंडा एक्ट और NSA जैसे एक्ट को यूज किया जाना, आर्म्स लाइसेंस को निरस्त किया जाना। आई थिंक ये सारी चीजें करने से आप कानून व्यवस्था बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, और मुझे लगता है यही एक कारण है कि हम लोग यहाँ पर एक अच्छी व्यवस्था जनमानस के सामने दे पाते। लेकिन वहां पर क्या दिक्कत होती है जैन जी, जहां पर अपराधियों का राजनीतिकरण हो जाता है या फिर राजनीतिक संरक्षण मिलता है, उन समस्याओं से कैसे निपटते हैं आप? क्या सोल्यूशन है उसके लिए आपके पास? मुझे लगता है कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि एक हम ऐसी सरकार के अधीन, इस समय राज्य सरकार के अधीन कार्य कर रहे हैं। मैं आपको अपना अनुभव बनाता हूं, मुझे लगभग 2 साल होने वाले हैं गोरखपुर कमिश्नर बने हुए, और आज तक कोई ऐसा प्रकरण नहीं है जिसमें हम लोगों ने कड़ी कार्रवाई की और हमें किसी भी तरफ से कोई प्रॉब्लम आई है। इनफैक्ट मॉनिटरिंग इतनी कड़ी है लखनऊ से कि हमें हर चीज की मॉनिटरिंग की जाती है, और हमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई के सख्त निर्देश हैं। जब ऊपर से आदेश बहुत क्लियर होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं रहता है, कड़ी कार्रवाई को प्रोत्साहित किया जाता है, तो हम कड़े कदम लेते हैं और उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। इसके अलावा आने वाले दिनों में पंचायती चुनाव हैं, और पंचायत के चुनाव होते हैं गांव-गांव में, वहाँ बहुत बड़ी चुनौती होती है कानून व्यवस्था, क्योंकि पंचायत चुनाव में जो अपराधी टाइप के लोग होते हैं
वो बड़ा माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। निष्पक्ष चुनाव हो, ऐसे इसको लेकर कितनी बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है? ये काफी बड़ा चैलेंज होगा हम लोगों के लिए, क्योंकि यदि चारों जनपदों की मैं बात करूं तो कम से कम हमारी 4600 से 4700 ग्राम पंचायतें हैं। बड़ा मंडल है और हमारे मतदेय स्थल, जैसा कि आपको विदित है कि 800 वोटर्स के ऊपर हम लगभग एक पोलिंग बूथ देते हैं, और उस हिसाब से हमारी मतदेय स्थल की संख्या भी काफी होगी, जिनका हम इस समय उसमें हमारा काम चल रहा है। लेकिन हमारी मशीनरी, जैसा कि मैंने आपको बार बार कहा है कि हम निरोधात्मक कार्रवाई बहुत कड़ी कर रहे हैं। इस समय हम 15 फरवरी से हमने ये अभियान शुरू किया है। जो आर्म्स लाइसेंस हैं उनको ही हम उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कहाँ पर आर्म्स लाइसेंस मिसयूज हो रहा है, हम उसको लाइसेंस की निरस्तीकरण की, कैंसिलेशन की कार्रवाई कर रहे हैं। आर्म्स को हम जमा कराने की जहाँ जरूरत है वहाँ वो कर रहे हैं। जिनके पास 2 से ज्यादा आर्म्स लाइसेंस हैं, हम उसको मॉनिटरिंग करके उसको विधिक व्यवस्थाओं के तहत कैंसिल कराने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ तक कि कारतूस के उपयोग का मिलान भी हम कर रहे हैं कि कितने कारतूस यूज हुए हैं, उसका मिसयूज नहीं हुआ। तो निरोधात्मक कार्रवाई, अच्छी स्ट्रेटजी चुनाव की और निर्वाचन प्रक्रिया की, और साफ मनसा, क्लियर मनसा कि हमें फ्री एंड फेयर पोल कराना है। मुझे लगता है ये तीनों चीजें मिलके हम एक अच्छा निर्वाचन और एक फ्री एंड फेयर पोल यहाँ पर गोरखपुर मंडल में कराएंगे। जयंत जी, चलते चलते हम चाह रहे हैं कि आप एक संदेश युवाओं को दें, क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, युवा बड़े प्रभावित होते हैं उनके बयानों को लेकर। तो हम चाहते हैं कि आप चलते चलते कुछ संदेश दें। मैं आपके माध्यम से यही यहाँ के युवक जो भी हैं, युवक युवती और युवा वर्ग को ये कहना चाहूंगा कि हम हर किसी को एक अपना सकारात्मक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, और उस लक्ष्य के अनुकूल हमें स्वप्न देखना चाहिए। और स्वप्न के बारे में हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं, और ऐसा सपना हो जो आपकी उन्नति के साथ साथ सशक्त राष्ट्र और सशक्त उत्तर प्रदेश बनाने से जुड़ा हो, जिसमें आपका व्यक्तिगत विकास के साथ साथ राष्ट्र और राज्य का विकास जुड़ा हो। ऐसा स्वप्न देखिए, और ऐसे स्वप्न को साकार करने के लिए आपको नींद छोड़ते हुए बहुत सार्थक कड़ा परिश्रम करना होगा। और मैं आशा करता हूँ इस परिश्रम के साथ 21वीं शताब्दी में ही हम एक सशक्त हिंदुस्तान जो विश्व में नंबर 1 होगा, वैसा राष्ट्र बना पाएंगे। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं जयंत जी, आपके जो संदेश है, सकारात्मक संदेशों का युवाओं के ऊपर असर पड़ेगा, और इसमें सहयोग प्रशासन को भी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।